नमस्कार। संवाद पाठ के साथ के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम कुछ उन मुख्य भारतीय मुद्दों के विषय में अलग नजरिया पेश करेंगे जिनका संबंध हाल में हुई घटनाओं से है। ये नजरिए आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा खासा पक्का यकीन है। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं यास तूफान से हुए नुकसान पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री के साथ बुलाई गई मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल न होने को लेकर जो विवाद हुआ उसके साथ। बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चला। भारतीय दर्शकों को तो ये सब मालूम ही होगा, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम इस मामले को एक दूसरे एंगल से देखेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका अपमान किया गया है। अब घटनाओं को लॉजिकल और सिस्टमैटिक ढंग से देखा जाए। अगर आप ऐसा करें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कोई विवाद होता ही नहीं अगर ममता बनर्जी हेलीपैड पर नियत समय पर प्रधानमंत्री का स्वागत करती, जैसा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। अगर ममता बनर्जी की ये मंशा होती कि कोई विवाद न हो तो वो हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का स्वागत करती, उसके बाद सीधे मीटिंग रूम में पहुंच जाती, मीटिंग में प्रेजेंटेशन हो जाता, दोनों पक्षों में बातचीत हो जाती और मीटिंग खत्म हो जाती। किसी झमेले का कोई सूत्रपात ही नहीं होता। लेकिन ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंची ही नहीं। खबरों के अनुसार प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को सूचित कर दिया था। इसलिए ये तो संभव ही नहीं कि ममता बनर्जी को मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है। और तो और ममता बनर्जी कलाईकुंडा हवाई अड्डे पर मौजूद थी, फिर भी वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने नहीं पहुंची। तो इस पूरे मामले को लॉजिकल तरीके से देखने से यही साफ होता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में खोट थी। उनकी ये मंशा थी कि विवाद की सृष्टि हो। कलाईकुंडा हवाई अड्डे पर मौजूद होने के बावजूद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं किया। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य व्यक्तियों को 30 मिनट तक इंतजार करवाया। उसके बाद वो गई प्रधानमंत्री के पास, एक फाइल पकड़ाया और चली आई। जो प्रेजेंटेशन तैयार था उसको भी प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत नहीं होने दिया। यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी ने यह सब किया। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि यह विवाद एक प्री प्लान्ड योजना के तहत करवाया गया होगा। ममता बनर्जी कोई रूठे हुए बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने आखिर यह सब क्यों किया होगा, उन्होंने क्या हासिल करना चाहा होगा। इस बात को गौर से समझना बहुत जरूरी है। इस सवाल के जवाब में यह कहना उचित रहेगा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के प्रति बेअदबी का जो व्यवहार किया वो इसलिए किया होगा क्योंकि वो देश को और अपने राज्य की जनता को ये मैसेज देना चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को कोई तवज्जो नहीं देती। वो मोदी के कद को घटाना चाहती थी। राज्यपाल का मौजूद होना या शुभेंदु अधिकारी का मौजूद होना और इस कारण ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं आई, ये महज बहानेबाजी है। ममता बनर्जी की यह हरकत कुछ उसी प्रकार की देखी गई जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में देखा जाता था। ट्रंप के विरोधी ट्रंप के कद को छोटा करने के लिए लगातार इस प्रकार की बेअदबी करते थे। अगली इंपॉर्टेंट बात, ममता बनर्जी ने जो व्यवहार किया उससे यह लगता है कि ये सब पैंतरेबाजियां अमेरिका में चलाए गए हथकंडों की गाइड बुक या गाइड पुस्तक से लिया गया है। अपने राजनीतिक विरोधी के कद को छोटा करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? वो ये होता है कि उसे हतोत्साहित किया जाए, उसे ये जताया जाए कि वो कोई कद्दावर नेता नहीं, वो कमजोर है, उसकी उपेक्षा की जा सकती है। इस प्रकार की रणनीति के जरिए विरोधी के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है। कुछ इसी प्रकार का उद्देश्य रहा होगा ममता बनर्जी के इस बेअदबी के पीछे। भारत में वर्तमान में मोदी विरोधी पार्टियों द्वारा जो हथकंडेबाजी देखने को मिल रही है उसे देखकर यह लगता है कि यह सब अमेरिका में अपनाए गए हथकंडों के गाइड बुक से लिया जा रहा है। भारत में रहने वालों को अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले इन हथकंडों के बारे में शायद ज्यादा मालूम ना हो, लेकिन चूंकि मैं उत्तरी अमेरिका में रहा हूं इसलिए मुझे इन पैंतरेबाजियों के बारे में जानने का मौका मिला। इस प्रकार की गाइड बुक का भारत में इस्तेमाल किया जाना
चिंता का विषय है, क्योंकि ट्रंप के विरुद्ध ये गाइडबुक, ये पैंतरेबाजियां काफी कारगर साबित हुई। लिहाजा मोदी और उनके सलाहकारों को यह समझना शायद उचित होगा कि बहुत संभवतः ऐसी पैंतरेबाजियों की जानकारी या यूं कहिए नो हाउ विदेश से आ रही है, उन लोगों से आ रही है जो इन पैंतरेबाजियों के इस्तेमाल में माहिर हैं। अब इन पैंतरेबाजियों का जवाब कैसे दिया जाता है, वो अमेरिका के ही शातिर लोगों को भली भांति मालूम है। तो यहां पर कहना शायद अनुचित नहीं होगा कि अगर कभी मामला सिलेबस के बाहर का लग रहा हो तो अधिक जानकार लोगों से मदद लेने में बुराई नहीं होती। बुद्धिमान को तो इशारा ही काफी है। अब चलते हैं इस एपिसोड के दूसरे विषय की ओर। दूसरा विषय है कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर चीन के प्रयोगशाला में जांच के मामले को फिर से अकस्मात क्यों उठाए जाने लगा है और चीन अपने बचाव के लिए किस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा होगा और उसका संबंध भारत से किस तरह का हो सकता है। सबसे पहले तो यह साफ कर दें कि भारत की मीडिया में कुछ ऐसी गलतफहमी है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन ने कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो 90 दिनों में एक रिपोर्ट पेश करें। लोगों को शायद मालूम नहीं कि कोविड-19 के उत्पत्ति के बारे में जांच के आदेश ट्रंप के कार्यकाल में दिए गए थे। जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस जांच को रुकवा दिया। जी हां, रुकवा दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ट्रंप के कार्यकाल के दौरान डेमोक्रेट पार्टी के तलवे चाटने वाले CNN ने यह खबर छाप दी कि बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू की गई जांच को रोक दिया है, तो बाइडेन के सलाहकारों में खलबली मच गई और उन्होंने 90 दिन में रिपोर्ट दिए जाने का एक फॉर्मूला निकाला। कम से कम मामला 90 दिन के लिए तो टल गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि जिस जांच को बाइडेन ने रोक दिया उसे अकस्मात डेमोक्रेट के चमचे CNN ने क्यों उछाला। इसके पीछे जरूर कुछ तो वजह होगी। तमाम कारण हो सकते हैं। उनमें से एक मुख्य कारण यह होने की संभावना है कि बाइडेन प्रशासन में शायद यह महसूस किया जा रहा है कि चीन दिन ब दिन एक बहुत बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है। चीन की हिमाकत बढ़ती ही जा रही है। चीन की बढ़ती हुई हिमाकत का अंदाजा बाइडेन के विदेश मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को इस वर्ष मार्च में अलास्का में तब पता चला जब आमने सामने हुई बैठक में चीन ने अमेरिका को कुछ ऐसे लताड़ा जैसे किसी ने अमेरिका के गाल पर सरेआम जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को यह साफ होता जा रहा है कि दुनिया में अमेरिका एक कमजोर देश नजर आ रहा है। और वो क्यों कमजोर नजर आ रहा है उसके बारे में मैंने अपने एपिसोड नंबर 12 में खुलासा किया है। अगर ना देखा हो तो उसे अवश्य देख लें। चीन के इस तमाचे से अमेरिका के गाल अभी भी झंझना रहे होंगे। लगता है अमेरिका के उच्च अधिकारियों के मन में कुछ ये चल रहा है कि चीन को कैसे घेरा जाए, उसके लिए मुश्किलें कैसे बढ़ाई जाएं और उसे कैसे कमजोर किया जा सके। और इसी के तहत अमेरिका को एक बहाना मिला चीन को घेरने का, वुहान प्रयोगशाला में हुई घटनाओं की जांच को उजागर करने के माध्यम से। उसके बाद तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस जांच की बात को समर्थन मिल रहा है खूब। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 13 में डिटेल में बताया है कि इस जांच की बात से चीन पर दबाव क्यों बढ़ रहा है। जाहिर है कि चीन में अब बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। चीन को महसूस होने लग रहा होगा कि अब तो भांडा फूटने ही वाला है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि चीन के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। चीन कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा है। खबरों के अनुसार उसने हाल में ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ी धमकी दे दी कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी हरकतों से बाज ना आया तो पहला आक्रमण शायद ऑस्ट्रेलिया पर ही हो। यह भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया चीन के मध्यम दूरी के मिसाइलों के रेंज में है। वुहान लैब में एक सख्त जांच से ध्यान हटाने के लिए चीन में अवश्य ही अफरा तफरी मची हुई है। जैसा कि मैंने इस शो के एपिसोड नंबर 13 में बताया, चीन डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन और डिसेप्शन
यानी मोड़ना, भटकाना और भ्रमित करना इस रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इन्हीं उद्देश्यों से शायद चीन ताइवान पर भी आक्रमण करने की बात सोच सकता है। अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस कमांड के सहायक सचिव के पद के लिए जिस व्यक्ति को मनोनीत किया गया है, खबरों के अनुसार उस व्यक्ति का यह मानना है कि ताइवान की सेना को और प्रशिक्षण देना जरूरी होगा ताकि ताइवान चीन की ओर से होने वाले किसी एम्फीबियस अटैक यानी पानी के रास्ते हमले का मुकाबला कर सके। साथ ही डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन और डिसेप्शन की रणनीति को अंजाम देने के लिए चीन दुनिया के दूसरे देशों में अपने चमचों की मदद लेगा। उसके तहत चीन की कोशिश ये होगी कि दूसरे देशों में ऐसे बयानबाजियां हों जिससे ध्यान चीन से हटकर किसी दूसरे देश की तरफ चला जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में भी चीन के काफी चमचे मौजूद होंगे। इसलिए ये कोई संयोग की बात नहीं रही होगी कि भारत में कुछ ऐसी बयानबाजियां होने लग गई जिससे दुनिया में लोगों के मन में ये भ्रम हो जाए कि जैसे कोविड-19 की उत्पत्ति का संबंध कहीं ना कहीं भारत से भी है। जैसा कि मैंने एपिसोड नंबर 13 में बताया था, चीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भी ये कोशिश करेगा कि ध्यान किसी और तरफ भटका दिया जाए और इस दिशा में जो मीडिया आउटलेट्स भारत को नापसंद करते हैं वे तो काम में आएंगे ही। लिहाजा भारत को ऐसी नापाक कोशिशों के बारे में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और हां, जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 13 नहीं देखा है वो अवश्य देख लें। यहां पर यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि हाल में वियतनाम में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट के पाए जाने की खबरें आई हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि समय समय पर एक नया वेरिएंट अलग अलग जगहों पर पाया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र में एक नया वेरिएंट पाया गया और अब वियतनाम में एक नए वेरिएंट के पाए जाने की बात हो रही है। नए वेरिएंट अपने आप ही पैदा होकर अलग अलग देशों में उभर कर सामने आ रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि इसके पीछे कुछ साजिशें काम कर रही होंगी। और इन साजिशों के पीछे किस देश का हाथ हो सकता है और किस देश को ध्यान भटकाने यानी डाइवर्ट करने और एक तीर से कई निशानों पर वार करने में आसानी होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। और अब एक बार फिर चलते हैं भारत में चल रही राजनीतिक हमलों की घटनाओं की ओर। भारतीय मीडिया में ये खबरें आईं कि किस प्रकार से एक अमेरिकी अखबार के रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार पर बार बार ये हमला किया जा रहा है कि कोविड-19 से मरने वालों की एक्चुअल संख्या शायद कहीं ज्यादा है। तो इस बात को भी लॉजिकल तरीके से परख कर देखते हैं। अगर कोविड-19 से मरने वालों की संख्या वास्तव में सरकार द्वारा बताई गई संख्या से ज्यादा है तो कांग्रेस को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में गहराई से जांच करके देश के सामने मरने वालों के वे आंकड़े पेश करने चाहिए जो कांग्रेस के हिसाब से लगता है कि सही हैं। इन राज्यों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि 3 राज्यों में तो कांग्रेस मौजूद है सरकार में और चौथे राज्य यानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस एक डिमांड करना शुरू कर दिया कि मौत के सही आंकड़े बताओ, और वो भी एक अमेरिकी अखबार के कथित रिपोर्ट के आधार पर। तो ये जो पैंतरा है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, उसके पीछे असली कारण क्या हो सकता है? इसका जवाब देने से पहले जल्दी से यह समझ लेना जरूरी है कि अमेरिका के किसी जाने माने मीडिया में खबरें ऐवई नहीं छप जाया करती। ऐसी खबरों को छापने के पीछे एक सोची समझी योजना होती है। तो इस केस में योजना क्या है? इस मामले में जाहिर है कि योजना यह है कि भारत को किसी तरह से दबोचा जाए, दबाव बढ़ाया जाए और रगड़ने की कोशिश की जाए, जिससे
भारत कमजोर और नरम पड़े और उसका फायदा उठाया जा सके। फायदा कौन उठाने की कोशिश करेगा और इन तिकड़मों के पीछे उद्देश्य क्या है? दुनिया में कुछ ताकतों को तो फायदा होगा ही, इसके अलावा भारत में बीजेपी विरोधियों को फायदा होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। वापस आते हैं कांग्रेस के हमले पर। एक बार फिर ये कहना होगा कि ऐसा लगता है कि ये तरीका भी अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले राजनीतिक पैंतरेबाजियों की गाइडबुक से लिया गया है। इस प्रकार के हमले का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि विरोधी पक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखो, भले ही दबाव बनाने का आधार बिल्कुल बेतुका और मूर्खतापूर्ण ही क्यों ना हो। अगर क्रिकेट का उदाहरण लिया जाए तो यह कहना होगा कि इस समय प्रधानमंत्री के लिए पिच की कंडीशन कुछ मुश्किल लग रही है, लिहाजा विरोधी पार्टियों को मौका मिल रहा है कि वो एक के बाद एक बाउंसर डालें और मोदी को बैकफुट पर खेलने पर मजबूर करें। कोविड-19 के संदर्भ में ये उल्लेख करना भी जरूरी है कि कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने बहुत ही बढ़िया ढंग से डेटा के जरिए, आंकड़ों के जरिए इस बात को साफ कर दिया कि कैसे मीडिया में, खासतौर पर विदेशी मीडिया में, कुंभ मेला को बदनाम करने की कोशिश की गई मनगढ़ंत और मूर्खतापूर्ण बातों के आधार पर। ऐसा क्यों किया गया होगा वो एक अलग विस्तृत चर्चा का विषय है, उस पर किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर इतना कहना आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत ही की जाती हैं। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी किसी एजेंडा के तहत दूसरे देशों में अपनी नीतियों को तय करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने हाल में इन कंपनियों के प्रति जो रुख अपनाया वो बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 12 में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चीन ने अपने देश को इन विदेशी कंपनियों के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए कदम उठाए। ये कंपनियां चीन में अपना बिजनेस शुरू कर पाने के लिए चीन सरकार के सामने आदाब बजाती हैं और गिड़गिड़ाती नजर आती हैं। विदेशी दखलंदाजी से देश को बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो भारत सरकार को उठाने चाहिए। ये कंपनियां पैसा कमाने के लिए दूसरे देशों में काम करती हैं, लिहाजा अगर इन पर सही ढंग से जोर डाला जाए तो ये अंततोगत्वा सरकार के निर्देशों का पालन करने में सहमत होंगी ही। आज के एपिसोड के चर्चा के अंत में ये कहना होगा कि ऐसे समय जबकि भारत कोविड-19 जैसे एक कठिन समस्या से जूझ रहा है, उस समय देश के हर व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी को एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की हरकतें देखी जा रही हैं भारत में, चाहे वो ममता बनर्जी द्वारा किया गया हो या फिर कांग्रेस पार्टी में पैंतरेबाजियों में देखा जा रहा हो, यह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। पूरी दुनिया में शायद ही किसी और देश में ऐसा होता हो। लिहाजा भारत के लोगों को खुली आंखों के साथ हर पैंतरेबाजी को गौर से समझना चाहिए और अपने दिमाग में यह तय कर लेना चाहिए कि कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। भारत के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश कमजोर हुआ तो नुकसान सभी को होगा। भारत के लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर शताब्दी में कोई न कोई ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कोई विदेशी ताकत तैयार रहती है भारत जैसी सोने की चिड़िया को दबोचने के लिए। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी खास आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा के लिए। समय का अभाव ना हुआ तो यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा, साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है कि इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। इस कार्यक्रम में वो नजरिए पेश किए जाते हैं जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।